केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और सीधे अरवल से आपके लिए प्रहार लेकर आई हूं। और देखिए, आज प्रचार का आखिरी दिन था और अब महज 5 मिनट बचे हैं जब चुनावी प्रचार खत्म हो जाएगा। आज अरवल में गृहमंत्री भी पहुंचे, जिन्हें हमने भी सुना। और इस पूरे प्रचार में 122 सीटों पर जो 11 तारीख को वोटिंग होनी है, उसके लिए पूरी ताकत झोंकती सभी पार्टियां दिखाई दी। बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प है। बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत साउंड है, ये हम सभी जानते हैं। और यही वजह है कि बिहार के चौक चौराहों पर आप कहीं भी पहुंचेंगे तो चर्चा चुनावी ही रहती है, और वही मैंने करीब से महसूस भी किया है। लेकिन अब 11 तारीख को जब फाइनल राउंड है वोटिंग का, तो पूरी ताकत सभी दलों ने लगाई। लेकिन किसकी जीत किसकी हार, ये 14 तारीख को पता चलेगा। तस्वीरें बहुत आई हैं, राजनीति अलग अलग मुद्दों पर हुई है और बिहार में अलग अलग फेजेस हमने देखे हैं। कभी चर्चा हुई नौकरी की, रोजगार की, फिर कभी चर्चा शुरू हो गई राम मंदिर की, क्योंकि कुछ ऐसा बयान दिया गया जो उसके अगेंस्ट था। फिर अब आरक्षण पर सुई अटकी, कट्टा पॉलिटिक्स भी सुनाई दी, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसके आसपास वोटर्स का पूरा गणित गूंजता है, घूमता है, उसकी चर्चा बिहार के चौक चौराहों पर हुई है। लेकिन दूसरा चरण कौन फतेह करेगा, बात इसी की अब करने जा रहे हैं। और देखिए, क्योंकि रैलियों का रविवार आज के दिन था, आज का आखिरी दिन जो प्रचार किया गया है, पुरजोर ताकत लगाई गई है। अलग अलग चेहरे, चाहे एनडीए की तरफ से हम बात कर लें, चाहे हम महागठबंधन की तरफ से बात कर लें, सभी चेहरे मैदान में दिखाई दिए। क्योंकि आज वो आखिरी दिन था जब वोटर्स का मिजाज परखना था, या ये कहें कि वोटर्स को आखिरी बार ये समझाना था कि वो उनकी तरफ क्यों आए। और यही वजह कि बड़े चेहरे सब चुनावी मैदान में थे, धड़ाधड़ रैलियां की गई हैं, और उसका असर कितना होता है तो देखिए, ये तो 11 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह का वोटर टर्नआउट पहले चरण में रहा है, तो उम्मीद इससे भी बन रही है कि हो सकता है दूसरे चरण में आंकड़ा 65% से ज्यादा हो। लेकिन जरा आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। 6 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं, माफ कीजिएगा 4 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। कौन कौन से बड़े चेहरे आज प्रचार के दिन, रविवार जो प्रचार का दिन बन गया, वो मैदान में दिखाई दिए। सबसे पहले आप देखिए, गृहमंत्री अमित शाह, जहां मैं मौजूद हूं अरवल में, यहाँ भी पहुंचे थे। और भी जगहों पर बिहार में उन्होंने रैलियां की, जनसभाएं की, लोगों तक पहुंचे, उन्होंने मुद्दे बताए। वहीं राजनाथ सिंह, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, वो भी हुंकार भरते दिखाई दिए बिहार में। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है, वो अलग अलग जगहों पर खड़ा दिखाई दिया। बुलडोजर बाबा जब पहुंचे तो बुलडोजर से स्वागत किया गया है, और वहां कैसी तस्वीर रही है वो भी हम आपको इस बुलेटिन में आगे दिखाने वाले हैं। और आपको बताएं, तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हो चुके हैं, उनके लिए तो नाक का सवाल है, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उनके चेहरे का ऐलान कर दिया गया। और यही वजह है कि वो भी हर थोड़ी दूर पर रैलियां उनकी तरफ से भी, जनसभाएं उनकी तरफ से की गई। तो देखिए, ताकत सभी दलों ने झोंक दी है, पूरी जान लगा दी है। अब जितना कहना सुनना था नेताओं का, वो खत्म हो चुका है। अब जनता कहेगी, जनता सुनाएगी, और नेताओं को सुनना पड़ेगा। क्योंकि अब 11 तारीख का जो मतदान होगा, वो फाइनल फेज है, डिसाइडिंग फेज है, और उसके लिए सीमांचल में खूब ताकत झोंकी गई है। जरा आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए फटाफट की जो 20 जिले हैं, जो कौन कौन से जिले हैं जहां की 122 सीटों पर मतदान होने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए। चलिए फटाफट से वो जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बता देते हैं। मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया। कटिहार में भी चुनाव होना है दूसरे चरण में। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद और अरवल, जहां मैं मौजूद भी हूं। तो ये वो सीटें हैं जहां पर मतदान 11 तारीख को होगा। और अब सारे नेता प्रचार खत्म करने से बस 1 मिनट के समय शेष रह गया। 4:59 हो गया है और 5 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है, और इस 1 मिनट के खत्म होते ही प्रचार खत्म हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब सब कुछ थम गया है, जनता का मन बन चुका है। जितना नेताओं को पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं, और अब मूड जनता तय करेगी कि किस तरफ सीमांचल जाने वाला है। क्योंकि देखिए, जो पहला चरण था बहुत अलग था, उसमें वीआईपीज भी थे, बाहुबली भी थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नाम थे ऐसे। और इस वाले चरण में सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा चर्चा का विषय रहा है। किस तरफ
लोग मुड़ेंगे, इसको लेकर बहुत जोर आजमाइश की गई। और देखिए 5 बज चुके हैं, 5 बज चुके हैं। बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, 5 बज चुके हैं। प्रचार का समय सभी पार्टियों के लिए खत्म हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रचार का समय अब खत्म हो गया है। दूसरे चरण के लिए अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग जो प्रत्याशी हैं वो कर सकते हैं। अब कोई भाषण नहीं होगा, अब रैलियां नहीं होगी, अब जनता के बीच ऐसे बड़े चेहरे स्टार प्रचारक नहीं आने वाले। अब जनता जो तय करेगी वो फाइनल होगा। और उसके बाद किस ओर ये जाता है मैंडेट, जनमत किस ओर जाता है, जनादेश किस ओर जाता है, इस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। क्योंकि 11 तारीख को वोटिंग होगी। कल का एक दिन जनता के लिए सोचने के लिए है शायद, जिससे कि वो समझे कि किसने क्या कहा, किसने क्या वादा किया, कौन वादा पूरा भी कर पाएगा या कौन वादा सिर्फ इसलिए कर रहा है कि मतदान चाहिए, वोट चाहिए। ये तमाम वो पहलू हैं जिस पर अब जनता विचार करेगी, क्योंकि नेता विचार कर करके बहुत बयान दे चुके हैं। और देखिए रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम आप देख रहे हैं जो ग्राउंड जीरो पर लगातार आप तक हर तस्वीर पहुंचा रही है और 2 महीनों से लगी हुई है हमारे साथ। पलक सहगल जुड़ रही हैं अररिया से, अनामिका हमारे साथ मोतिहारी से जुड़ रही हैं, सुमित झा हमारे साथ अररिया से जुड़ रहे हैं, सागर हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़ रहे हैं, प्रियंका मुंगेर से जुड़ रही हैं। और ये जो पूरी तस्वीर है, अमृत को आप देख रहे हैं पूर्वी चंपारण से जुड़ रहे हैं। ये पूरी तस्वीर, हर सीट का मिजाज रिपब्लिक भारत ने खंगाला है, हर सीट से रिपोर्ट आपको दिखाई है। हम सबसे पहले अनामिका का रुख कर रहे हैं। अनामिका, दूसरे चरण के लिए जितनी मेहनत करनी थी सारी मेहनत अब हो चुकी है, अब फाइनल डे आ चुका है अनामिका। चलिए अनामिका के पास जाएंगे, पहले पलक के पास चल रहे हैं। पलक, क्या रिपोर्ट है, आप कहां मौजूद है, बताइए जरा दर्शकों को। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ अररिया सुपौल के नेशनल हाईवे पर और बहुत दिलचस्प जो है ये चुनाव रहा है। हमने अररिया कवर किया, हमने सुपौल कवर किया, आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा जो है उसकी तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी। बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो है वो यहाँ पर सुपौल और अररिया में है। सुपौल की अगर हम बात करें तो कृषि प्रधान जो है ये पूरा क्षेत्र माना जाता है। जब हम गए तो वहाँ पर हमने किसानों की धान कटाई की तस्वीरें जो है वो दर्शकों तक पहुँचाई। कोसी नदी जो है वो यहाँ पर पड़ती है। एक बड़ा मुद्दा जो है वो यहाँ पर बाढ़ का रहता है। वैसे तो अलग अलग योजनाएं यहाँ पर लोगों तक पहुंची है, लेकिन बड़ा सवाल जो है, जो मुद्दा है यहाँ पर जनता का, किसानों का, वो ये है कि किसानों के लिए कुछ जो है वो सोचा जाए। कोसी नदी की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर पासी में कुछ किलोमीटर पर नेपाल भारत बॉर्डर भी है, तो वहाँ पर जब बाढ़ आती है उस वजह से हम देखते हैं कि खेत में पानी जो है वो भर जाता है। ये कई सारी परेशानियां हैं जिसको लेकर, जिन मुद्दों पर यहाँ की जनता जो है वो वोट डालेगी। एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें सलोनी, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज भी लोग चाहते हैं कि गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र जो रास्ता है वो एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो, आने वाली पीढ़ी को अगर बेहतर शिक्षा मिलेगी। के क्या मुद्दे हैं? सुमित झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, आप पिछले 1 महीने से ज्यादा से मेरे ख्याल में बिहार में ही हैं। बिहार की हर जगह आप गए हैं, चाहे पहला चरण हो चाहे दूसरा चरण हो, लगभग हर नेता से आपने बात की है। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है, जिसने जितनी ताकत जो कि उतना रिटर्न मिलने वाला है जनता की तरफ से या नहीं? देखिए जिस इलाके में वोटिंग होनी है, सीमांचल खासतौर पर जहां मैं मौजूद हूं, जहां मैं घूम रहा हूं, उस इलाके की अगर बात करें तो यहां एक बड़ा मुद्दा मुसलमान है और मुसलमानों को रिझाने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि सीमांचल की 24 सीटें बहुत अहम है। पहले चरण की वोटिंग में एक आधा फैसला तो हुआ, लेकिन बाकी का फैसला दूसरे चरण में होगा और इसी फैसले से तय होगा, इसी वोटिंग से तय होगा सरकार किसकी बनने जा रही है। इसलिए सभी ने सीमांचल में ताकत झोंकी। अररिया में सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 2 जनसभाएं थी। आप समझिए सीएम योगी की 2 जनसभाएं सिर्फ अररिया में, तो इसका मतलब साफ है। पूर्णिया में रोड शो करते हैं गृह मंत्री अमित शाह, वहां पर जनसभा करते हैं और सीधे सीधे कहते हैं कि घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है सीमांचल में। ओवैसी हेलीकॉप्टर से पूरा सीमांचल नापते हैं और जहां जहां जाते हैं मुसलमानों को एक ही बात कहते हैं कि साहब 17% मुसलमान हैं, लेकिन उन्हें दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल किया गया, वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ऐसे में जरूरी है कि मुसलमान अपनी लीडरशिप तैयार करे। तो साफ तौर पर अपने वोट बैंक को रिझाने की कोशिश सबने की है, लेकिन 4 बड़े मुद्दे जो हमें समझ में आया पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी। दूसरे चरण में जरूर एम फैक्टर है, ओवैसी फैक्टर है, मुस्लिम फैक्टर है, लेकिन 4 बड़े मुद्दे जंगल राज है,
विकास है, सुशासन, रोजगार है। और एक बड़ा मुद्दा जो चर्चा से दूर है लेकिन वही तय करेगा सलोनी, महिलाएं बड़ी संख्या में वोट करने के लिए निकल रही हैं और जो 10,000 रुपए वाला अकाउंट में जो गया है पैसा, उसका बड़ा इफेक्ट ग्राउंड पर हम देख रहे हैं। महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है वोटिंग सेंटर पर, महिलाएं एग्रेसिव होकर वोट कर रही हैं और महिलाएं साइलेंट वोटर मानी जाती हैं। इनकी बात आप सुनेंगे नहीं लेकिन इनके वोट का फैसला तय करता है सरकार किसकी बनेगी। और अब तक सरकार जितनी भी बनी ठीक है सुमित, आप बता रहे हैं कि महिलाएं बहुत कुछ तय करें और देखिए महिलाएं खुश हैं। जो 10,000 आए हैं अकाउंट में, रोजगार की जो आशा जगी है उससे कहीं ना कहीं उम्मीद बनती दिख रही है। और हमारे साथ सागर भी जुड़े हुए हैं। सागर, आप औरंगाबाद में हैं, वहां भी आपने बहुत लोगों से बात की होगी। जो महिलाएं हैं वो चुप रहती हैं, जो सुमित भी कह रहे हैं साइलेंट वोटर्स हैं, निकल बड़ी संख्या में रही हैं और जीविका दीदियों ने जो काम किया है, आंगनबाड़ी दीदियों ने जो काम किया, उससे जुड़ाव का बड़ा असर हुआ है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही सवाल सही वक्त पर पूछा है आपने। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, जैसा आपने भी इससे पहले कहा, और अब खाली कुर्सियां यहां पर हैं और जो पंडाल लगाए गए थे अब उसमें बांस बल्लियां बची हैं। यानी अब जो है ये प्रचार के बाद की तस्वीर है, ये वो हकीकत है जहां अब आम जनता सियासतदानों की किस्मत का फैसला करने वाली है। ये आत्म मंथन का वक्त है, ये विचार करने का वक्त है, आम जनता विचार कर रही है। कल देखना होगा क्या कुछ चीजें निकलती हैं। हालांकि अभी अगर आज हम बात कर रहे हैं शाम के 5 बजे के बाद, तो सबसे अहम हो जाता है हमारे लिए कि दूसरे चरण में, क्योंकि पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, तो दूसरे चरण में क्या रहा खास। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद कई सवाल उठे, इस बीच में वीवीपैट की कुछ पर्चियां भी बाहर आई, उसकी तस्वीरें सामने आई, उसमें जांच पड़ताल चल रहा है। सबसे खास क्या रहा कि एनडीए ने अपने तमाम बड़े चेहरों को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज को चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार, तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे रहे। इससे फर्क ये पड़ा। ठीक है अमृत, आप जो भी बता रहे हैं आप भी यही कह रहे हैं कि बड़े चेहरे सब मैदान में उतरे थे, स्टार प्रचारक सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को लाया गया था एक विजन दिखाने के लिए कि कैसा डबल इंजन की सरकार बाकी प्रदेशों में चलती है। और यही वजह है कि खूब भीड़ भी दिखाई दी रैलियों में। आपने भी कवर किया, मैंने भी कवर किया। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप सभी सहयोगी, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन आज स्मृति ईरानी भी पहुंची थी बिहार, और बिहार जब वो पहुंची तो बहुत अलग अंदाज में लोगों के बीच पहुंची और बहुत पसंद की जाती हैं क्योंकि तुलसी के तौर पर उनकी बड़ी मान्यता है। उनसे मैंने बात की, उन्होंने चुनावों को लेकर, नीतीश को लेकर बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। सुनवा रही हूं आपको। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ, जिस तरह का वोटर टर्नआउट रहा है, क्या इशारा है ये आप लोगों के लिए? मैं आभार वंदन करती हूँ चुनाव आयोग का, जो इतना कटाक्ष सहने के बाद भी तटस्थ रहे और चुनाव आयोग और लोकतंत्र के प्रति बिहार की जनता की जो आस्था है वो प्रतिबिंबित हुई है इस चुनाव में। पहले चरण के जो मतदान है उनके आंकड़ों में, तो अभिनंदन ना सिर्फ चुनाव आयोग का बल्कि साथ ही बिहार की जनता का भी कि बड़ी परिपक्वता के साथ उन्होंने विपक्ष के कटाक्ष का, विपक्ष की अपमानजनक जिन्होंने परिस्थिति बनाई थी चुनाव आयोग के लिए, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। महिला वोटर्स खूब निकली हैं और ये कहा जा रहा है, जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जो 10,000 की किश्त एकदम चुनाव से पहले आई है, ये एक इंजेक्शन का काम किया है निकालने का, या झुकाव बना दिया है। इस पर आप क्या कहें? मेरा ये मानना है कि 11 लाख समूह सिर्फ चुनाव से पहले नहीं बने। 1,30,00,000 बहनों का समूह के माध्यम से अपना आजीविका, अपना जीवन जीना, ये चुनाव से पहले नहीं बना। विपक्ष आज जागा है इस हकीकत के प्रति, तो इसमें कहीं ना कहीं कोताही विपक्ष ने बरती है। लेकिन महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, उस विषय पर विपक्ष का क्या दृष्टिकोण है, ये इस बात से साबित होता है कि जब 10,000 रुपये का सीड मनी दिया गया, खैरात नहीं थी, दान नहीं था, जो अपमानजनक शब्द विपक्ष के नेता इस्तेमाल करते हैं समूह की बहनों के प्रति, वो सारी बातें एक तरफ छोड़कर विपक्ष का क्या रुख है, ये इस बात से साबित होता है कि उन्होंने बहनों को सीड मनी ना मिले, बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी ना हो, तो विपक्ष ने उनके खिलाफ जाकर चुनाव आयोग में पत्र लिखा और यही विपक्ष का घिनौना सच दर्शाता है।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर अब जुड़े हुए हैं। सागर, आपसे पहले बात करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जरा ये बताइए कि अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया, एक बहुत कॉन्फिडेंट, जिससे भी आप बात करें, कॉन्फिडेंट वर्ड्स आ रहे हैं तमाम जो एनडीए के चेहरे, आपने भी बहुत लोगों से बात की, सबकी तरफ से जो बातें कही जा रही है उसमें बहुत कॉन्फिडेंस, जीत का कॉन्फिडेंस दिख रहा है। क्या महागठबंधन के किसी नेता से बात करके ऐसा कॉन्फिडेंस आपको देखा? क्या आपका एनालिसिस है? देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने देखा हर एक नेताओं की बड़े बड़े दावे और वादे हैं, लेकिन अब जनाधार अब तय करेगा कि आखिर उनके लिए कौन सा नेता दमदार रहा पूरे इस चुनावी देखिए प्रचार के दौरान, इस कैंपेनिंग के दौरान। देखिए उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से कवरेज करके दिखाने वाला रिपब्लिक भारत देश का पहला चैनल है। इस समय दक्षिण बिहार में हम खड़े हैं, औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा सीटें यहाँ पर, 6 सीटों पर सन 2020 में अगर देखा जाए तो करिश्मा किया था महागठबंधन ने, लेकिन इस बार समीकरण थोड़े बदल गए हैं, माहौल थोड़ा बदल गया, हवा की फिजा बदल गई है और रुख इस बार थोड़ा सा एनडीए के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तमाम दिग्गज नेताओं ने आकर ताकत झोंकी है एनडीए के कार्यकर्ताओं में। देखिए सागर, जो बात आप भी कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जाकर ये समझ में आया है कि जनता क्या करेगी, इसको लेकर देखिए सारी पार्टीज तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन जनता ही अल्टीमेटली जनादेश देती है, जनमत देती है। किस तरफ होता है झुकाव, इसके लिए भी रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद रहने वाली है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। इस बीच यूपी का मॉडल बहुत फेमस हो रहा है बिहार में, क्योंकि देखिए योगी भी पहुंचे थे, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। योगी को लेकर किस तरह का क्रेज रहा है वो आगे हम आपको बुलेटिन में दिखाने वाले हैं प्रहार में, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ बड़ी बातें कही चुनावों को लेकर, तेजस्वी को लेकर, कैसे उन्होंने निशाना साधा, कैसे जीत का उन्होंने एक तरह से कॉन्फिडेंस दिखाया, आपको सुनवा रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी जितने भी वादे किए वो फर्जी हैं। पहला वादा अगर मैं एक ही सिंपल दे दूं आपको, उन्होंने कहा कि बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में जो जातिगत सर्वे श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने कराया था उसमें 2,96,00,000 परिवार निकले। अगर 2,96,00,000 परिवार को वह सरकारी नौकरी देंगे तो यहाँ मैंने 4th क्लास का जो कर्मी होता है उसकी सैलरी भी 50,000 कुछ प्लस में है। तो 2-3 करोड़ लोगों को नौकरी अगर देना है तो 3-5-15 लाख करोड़ रुपए चाहिए। और बिहार सरकार का बजट जो इस वर्ष का पेश हुआ है वो 3,17,000 करोड़ का है। उसी से बिहार इतना जो एक नया रूप और स्वरूप और विकास का एक नया मतलब यहाँ देखने को मिल रहा है नयापन, वो उस 3,17,000 करोड़ के बजट से है। आप पहले 2,96,00,000 लोगों को नौकरी देने की जो बात वो कर रहे हैं, उसके लिए ये वेतन देने का पैसा कहाँ से लाएंगे? तो देखिए यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य यही बता रहे हैं कि जो बातें कही जा रही हैं तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से वो प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच में उसे फॉलो नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता है, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे। और हमारे साथ अब प्रियंका जुड़ गई है मुंगेर से, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, जिस तरह का मूड दिख रहा है, देखिए ये तो तय है कि जनता बड़ी संख्या में दूसरे चरण में भी निकलने वाली है, क्योंकि रैलियों में भी दिख रही है, सड़कों पर भी दिख रही है और बहुत जागरूक कर जनता दिख रही है। बिल्कुल हर जगह जनता मौजूद है और मुद्दों के साथ मौजूद है, क्योंकि उनके पास समस्या भी है, उनको पता है कि समाधान कौन देगा, किससे उम्मीद हमें रखनी है। वो ये समझ रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन दिखा रहा है, वो ये जान रहे हैं कि भाई ये दुनाली वाली सरकार को लाना है या फिर जिसने बेरोजगारी को मिटाने का वादा किया है उसको लाना है। तो ये सब तमाम सारे मुद्दे हैं, चाहे फिर वो बेरोजगारी हो, पलायन हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कई सारी ऐसी चीजें अभी देखना होगा कि दूसरे चरण में भी क्या बम्पर वोटिंग होगी। हालांकि जो इस बार वोट परसेंटेज आया उसने पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1951 वो पहला साल था जब बिहार में पहली बार मतदान हुआ था और तब 42.6% मतदान हुआ था और वो उस समय का बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड माना जाता था। फिर वही जो रिकॉर्ड टूटा वो उसके बाद 1990 में हुआ और उस रिकॉर्ड ने भी ये बता दिया था कि भाई लोकतंत्र से लोग, जो दलित जाति के लोग हैं, वो कितना जुड़ रहे हैं, जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। तो हर बार ये माना जाता है जब भी बम्पर वोटिंग होती है जनता कुछ ना कुछ करना चाहती है। हालांकि अलग भी हो सकता है, मौजूदा सरकार बनी रहे, इसको लेकर भी ये कदम हो सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार हमें ये देखने वाली बात होगी कि मौजूदा सरकार बनी रहती है या जनता किस ओर जाती है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो जनता सजग है, मुद्दों के साथ वोट करने जा रही है और यही वजह है कि तमाम पार्टियां
हर मुद्दे पर बात भी कर रही हैं। लेकिन कितनी पार्टियां, देखिए ऐसे कितनी पार्टियों के कितने बड़े बड़े चेहरे मैदान में उतरे, किसने कितनी रैलियां की हैं, कितनी बार लोगों के बीच जनसभाओं में पहुंचे हैं। चलिए वो डेटा आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं फटाफट से, क्योंकि बड़े चेहरे पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिन्होंने 15 रैलियां की हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में बिहार के। वहीं अमित शाह की बात कर लेते हैं, गृह मंत्री की, तो उन्होंने 34 रैलियां की हैं बिहार के इस फेज के लिए। वहीं सीएम योगी लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंचे, 32 रैलियां उन्होंने की। नीतीश कुमार ने 67 रैलियां की हैं, जो भी आरोप लग रहे थे उनके ऊपर, या ये कहें कि महागठबंधन ये कह रहा था उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो एक्टिव नहीं है, तो उसका जवाब उन्होंने रैलियों के जरिए दिया है। वहीं आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा रैलियां की हैं, 170 रैलियां उन्होंने की है। सीएम चेहरा घोषित किए गए हैं, उनकी नाक का सवाल है और यही वजह 170 रैलियां उनकी तरफ से रिकॉर्ड तोड़ रैलियां की गई हैं। राहुल गांधी हालांकि एब्सेंट दिखाई दिए इस चुनाव में भी, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ 13 रैलियां उनकी तरफ से की गई हैं। तो राहुल गांधी का नंबर सबसे कम है और तेजस्वी यादव का सबसे ज्यादा है, और उसके बाद नीतीश कुमार हैं। तो दो जिनके बीच टक्कर है, उन्होंने रिकॉर्ड रैलियां की हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, जरा आपको सुपौल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो कैसे बुलडोजर से स्वागत हुआ है। योगी आदित्यनाथ की पहचान बुलडोजर बाबा के तौर पर है और बिहार में उन्हें खूब पसंद किया जाता है। जहां जहां वो रैलियों के लिए पहुंचे वहां वहां बुलडोजरों को सजाकर उनका स्वागत किया गया, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिए हैं, चाहे माफिया को मिट्टी में मिलाने का, वो बहुत पॉपुलर है, एक रहोगे तो नेक रहोगे, वो बहुत पॉपुलर है। और जहां भी जाते हैं बुलडोजर से जैसे सफाया किया गया, जैसे त्वरित न्याय दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, वो मॉडल बहुत पॉपुलर है। और यही वजह है कि जब योगी पहुंचते हैं तो उनका स्वागत ऐसे बुलडोजर से ही किया जाता है। और वही तस्वीर हम आपको सुपौल की दिखा रहे हैं। अब आप समझिए, प्रचार आज आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन में ताकत सभी ने झोंकी है, जान सभी ने लगाई है, लेकिन जनता सब तय करती है। जनता का मूड कहीं ना कहीं मुद्दों से तय हुआ, रैलियों से तय हुआ, लेकिन क्या लास्ट मोमेंट पे उनके मन में कुछ और आएगा, किस तरफ जाएगी जनता, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन की, रविवार के प्रचार के दिन की तस्वीरें कैसी रही हैं, पूरी डिटेल रिपोर्ट के जरिए जानकारी आपको देने जा रहे हैं। थम गया प्रचार का शो, अब जनता लगाएगी जोर। बिहार चुनाव में बार पलटवार, दिग्गजों ने किया धुआंधार प्रचार। प्रचार का शोर थम गया है। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर ने आखिरी चरण के चुनाव के लिए पूरा दम लगा दिया है और जनता को साधने की कोशिश की है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने आरजेडी कांग्रेस की जड़ों पर प्रहार किया और जमकर निशाना साधा। आज तो मैं आपसे चर्चा यह करने के लिए आया हूं कि यह चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, यह सब सारी राजनीतिक पार्टियां हमारी बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंककर उसका समर्थन हासिल करना चाहती हैं। राजनाथ सिंह ने विरोधी दलों को जमकर घेरा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार के रण में हुंकार भरी और जंगल राज पर करारा प्रहार किया। याद करिए ना, आरजेडी और कांग्रेस के सरकार के समय अकेले आरजेडी के 15 वर्ष के शासनकाल में बिहार में 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी। बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। बहनों और भाइयों, यहां पे न व्यापारी सुरक्षित था, यहां पे न इंजीनियर सुरक्षित था, यहां पे न चिकित्सक सुरक्षित था, यहां पे न बच्चे सुरक्षित थे, यहां पे न बेटियां सुरक्षित थी। वह रंगल जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। बिहार जीतने के लिए हर दल जोर आजमाइश कर रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। आरजेडी से सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी जनता को साधने की कोशिश की और कहा कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा।
सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी कहता है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान ने जनता से समर्थन की मांग की है और आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर दिया। आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। बहरहाल सभी पार्टियों ने चुनावी मैदान में अपनी ताकत लगा दी है। मन से लेकर सड़कों तक किसी ने विकास के नाम पर वोट मांगा तो किसी ने जाति के नाम पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा, जनता किस पर भरोसा जताएगी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां आपको बताएं कि महागठबंधन पर सीएम योगी कहा है, अररिया के नरपतगंज पहुंचकर कहा है कि घुसपैठ पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि नरपतगंज को घुसपैठियों से बचाना है, घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देंगे बिहार को, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास को ही पंचर कर देंगे, योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बात कही है। नरपतगंज को घुसपैठियों का आधार नहीं बनने देंगे। कैसे उन्होंने सवाल खड़े किए, आपको सुनवा रहे जरा। पहले चरण के मतदान ने बता दिया है, बिहार की जनता तय कर चुकी है, महागठबंधन को फिर से नहीं आने देना है, कभी नहीं आने देना है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, नरपतगंज में कमल खिलना चाहिए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। आदित्यनाथ को आपने सुन लिया। और इस बीच आपको बताएं कि तेजस्वी यादव भी अलग अलग पहले चरण में कमाई दवाई की बात कर रहे थे, दूसरे चरण में उन्होंने बात शुरू कर दी आरक्षण की। आरक्षण को लेकर उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ रहा है कि उन्हें अपने वोटर्स के लिए क्या क्या बोलना है। और यही वजह है कि देखिए, बहुत नफा नुकसान तौलकर, बहुत गणित लगाकर उन्होंने आरक्षण का मुद्दा एकदम चरण खत्म होने से पहले उठा दिया। और कैसे इसको लेकर यहाँ पर राजनीतिक हवाएं गर्म हो गई, आपको बताते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव सोच समझकर आगे काम कर रहे हैं। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया। इससे पहले आपको याद होगा कि अलग अलग मंचों से तेजस्वी ने जब उन पर यह सवाल किया गया कि सिर्फ मुकेश सैनी को आपने डेप्यूटी बताया, अपने को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करवाया, मुसलमानों की भागीदारी कहाँ है, तो मुसलमानों की भागीदारी पर उन्होंने अलग अलग मंचों से कहा कि हम उन्हें भी डेप्यूटी बनाएंगे, और भी लोगों को डेप्यूटी बनाएंगे। पहले ये कहा, कमाई दवाई की बात कर रहे थे। और आखिरी चरण में उन्होंने बिल्कुल प्रचार से ऐन पहले, जब खत्म होने वाला था प्रचार, उससे ऐन पहले जो बाण छोड़ा है वो है आरक्षण वाला बाण। कहा क्या है, पहले सुनवा रहे, फिर आगे इस पे और बात। प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई पे बात करनी चाहिए। अब क्योंकि तेजस्वी सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से, तो सम्राट चौधरी जो डेप्यूटी हैं, उन्होंने सीधे कह दिया है कि जरा आप ये बताइए कि आपके पिता ने इसको लेकर क्या किया, उन्होंने कैसे जवाबी वार किया है, उनको भी सुनवा रहे हैं। जीवन भर चोरी किए हैं जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में चारा खाया, अलकतरा पिया, वही लोग आरोप लगाते हैं। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? और
और दो चीज जानिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया है तब तक भाजपा का समर्थन रहा है। देखिए, जब आखिरी राउंड चल रहा होता है प्रचार का तो सभी दलों की ये कोशिश होती है कि कुछ ऐसा मुद्दा उठाएं जिससे लास्ट मोमेंट पे, उस आखिरी क्षण में, उस आखिरी पल में वो अपने वोटर को खींच लें। और यही कोशिश यहाँ पर तेजस्वी करते दिखाई दिए हैं। आखिरी मौके पर प्रचार खत्म होने से पहले आरक्षण पर उन्होंने रण छेड़ने की कोशिश की है। किस तरह से इसको लेकर रिएक्शन आ रहे हैं, क्या गुड़ा गणित उन्होंने समझ कर ये बात कही, आपको रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल इस पर देते हैं। चौदह नवंबर को बिहार की सियासत क्या टर्न लेने वाली है, किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बिहार हर रोज नए रंग दिखा रहा है और चुनाव जीतने की होड़ में विरोधी दल के नेता नई मांग, नए विवाद पैदा कर रहे हैं। मतदान का आखिरी चरण पास है और पार्टियां अपना अंतिम दांव खेल रही हैं। इसी बीच महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में आरक्षण का मुद्दा उठा दिया और पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। वहीं आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। चिराग पासवान और मनोज तिवारी खुलकर तेजस्वी के विरोध में उतर आए हैं। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी, कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी। सारी खुशियां बिहार की खाने वाली महागठबंधन और लालटेन पार्टी हाथ छाप बिहार का चारा खा जाने वाले, बिहार के लोगों का हक खा जाने वाले, ये सब महागठबंधन का परिचय है। अभी इस हम लोगों के देश में कोई ऐसी कास्ट नहीं है जो रिजर्वेशन के अंतर्गत न आती हो। तेजस्वी के आरक्षण वाले बयान से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। हमने बढ़ाया है, हम वो करने जा रहे हैं। उनको इसमें मतलब दिक्कत कहाँ से है? वो सुशासन बाबू को चुनौती देना, ये कुशासन के लोग सुशासन को चुनौती देंगे। तेजस्वी यही नहीं रुके, आरक्षण के साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखना होगा। बहरहाल तेजस्वी का 65% आरक्षण वाला दाव चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे, लेकिन इसे धरातल पर उतारना नामुमकिन सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, इस चुनाव में बहुत सारी चीजों की चर्चा हुई। एक जो चर्चा सभी बड़े चेहरों के मुंह से सुनाई दी है वो है कट्टे की चर्चा। आरजेडी के मंच पर एक छोटे से बच्चे ने कट्टे की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कट्टा रख के तेजस्वी ने खुद को मुख्यमंत्री घोषित करा है। तो कट्टा कल्चर की भी जमकर चर्चा हुई है। लेकिन वही प्रचार के आखिरी दिन कट्टे पर कैसे तोप भारी पड़ गई है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत दिलचस्प जानकारी है, आप समझिएगा। राजनाथ सिंह यहाँ पहुंचे थे अभी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से हम कुछ ही दिन में आगे बढ़े हैं। तो कैसे भारत ने अपना डंका बजाया, कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई है, मिट्टी में मिलाए, सभी को याद है। और यही वजह है कि जब रक्षा मंत्री पहुंचे तो कैसे कट्टे पर उन्होंने तोप का जिक्र कर दिया। जरा सुनिए रक्षा मंत्री को। कट्टा और लालटेन का युग चला गया। अब तो हम लोगों ने फैसला किया है कि यहां के नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलना चाहिए। जैसे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में रक्षा सामान बनाने के लिए, रक्षा से संबंधित
बम, तो गोले, बारूद, मिसाइल। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर है मेरे बहनों भाइयों, तो बिहार में भी डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। बिहार में भी डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। और देखिए, सिर्फ रक्षा मंत्री ये नहीं कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा है कि बिहार में अब कट्टे नहीं बनेंगे, बिहार के बच्चे पढ़ेंगे। ये प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बनेंगे, रंगदारी नहीं करेंगे। तो गृह मंत्री ने कहा कि बिहार में जो गोले बनेंगे ना, वो आतंकियों पर बरसेंगे। उन्हें भी सुनिए। भाइयों बहनों, वैसे तो अब हिम्मत नहीं है उनकी, मगर फिर कभी हिमाकत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से। ये जो गोला है ना, वो बिहार के डिफेंस कॉरिडोर में बनाया जाएगा, डिफेंस कॉरिडोर। बिहार में बने हुए तोप के गोले से आतंकवादियों की गोली का जवाब देने का काम हमारी सेना करने वाली है। और गृह मंत्री से पहले आपको बताएं कि कल प्रधानमंत्री ने भी ये क्लियर कहा था कि कट्टे वाली सरकार नहीं चुनेगी बिहार की जनता। बिहार के जो बच्चे वो कट्टा हाथ में नहीं उठाएंगे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। क्या कर रहे हैं लोग? ये कुसंस्कार से भरे हुए लोग हैं, कुशासन का राज चाहते हैं। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार। और देखिए, जो सेकंड फेज है ये बिहार इलेक्शन का, इसमें सीमांचल के बहुत सारे इलाके हैं और सीमांचल का पूरा इलाका लगभग समझ लीजिए है। और सीमांचल में मुस्लिम वोट को लेकर पूरी जोर आजमाइश हुई है। मुस्लिम वोट को टारगेट करते हुए वैसी मैदान में पहुंचे, क्योंकि वो वैसी पिछली बार यहाँ सीमांचल से कुछ सीटें जीत पाए थे। तो ऐसे में इस बार भी उन्हें उम्मीद थी। जन सुराज ने भी पूरी ताकत झोंकी, नई पार्टी के तौर पर प्रशांत किशोर सब जगह पहुंचे। वहीं एनडीए कह रही है कि इस बार सीमांचल से भी मैंडेट मिलने वाला है। महागठबंधन का यह कहना है कि उनका तो पक्का वोट बैंक है और वो कहीं खिसकने नहीं वाला। तो सभी पार्टियां दावे कर रही हैं, लेकिन सीमांचल का वोटर कहां जाने वाला, जो एम फैक्टर कहते हैं। इस बार बिहार चुनाव में 2 एम फैक्टर है। एक है महिला वोटर, जो हमने आपको बताया कि कैसे डिसाइडिंग फेज में आ चुका है, और दूसरा एम फैक्टर है मुस्लिम फैक्टर, और वो किस तरफ जाएगा इसको लेकर चर्चा। चलिए पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा बता देते हैं कि सीमांचल में हम क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिम फैक्टर हावी है और वो तय करेगा कि किस तरफ झुकाव रहता है। सबसे पहले आपको बताएं, बिहार की ओवरऑल अगर हम बात करें तो लगभग 18% मुसलमान बिहार में रहते हैं। और यही वजह है कि सारी पार्टियों में जंग दिखाई देती है रहनुमा बनने की, नेता बनने की, उनकी नुमाइंदगी करने की, क्योंकि सभी को ये वोट बैंक अपनी तरफ चाहिए। वहीं अगर ओवरऑल बिहार में अलग अलग इलाकों की बात करें तो थोड़ा वहां का भी डेटा आपको दे देते हैं। किशनगंज में 68% मुस्लिम है। 68% समझ रहे हैं, 50% से जैसे ही ज्यादा होता है तो एक एकाधिपत्य, ये कहें कि एक दबाव बनता है। तो वही हालात किशनगंज में। कटिहार की बात करें तो 44% मुसलमान है। अररिया की बात करें तो 43% मुसलमान है। पूर्णिया में 39% मुसलमान है। और यही वजह है कि सीमांचल में कहा जाता है कि मुसलमान जिस तरफ जाएंगे, उनका झुकाव जिस तरफ होगा, उस तरफ बहुत संभावना है कि जीत का पूरा रास्ता तैयार हो। और ओवैसी यही सपना लेकर हैदराबाद से एक बार फिर बिहार का रुख कर रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में सीमांचल में उन्होंने जो सीटें जीती थी वो लोग उनके हाथ से निकल गए, लेकिन उनको लग रहा है कि इस बार फिर बिहार में सीमांचल में उनका खाता खुल सकता है। ओवैसी ने भी आज खूब धुआंधार प्रचार किया, खूब बयानबाजी की और घुसपैठियों का जो मुद्दा था उस पर भरपूर बचाव करने की भी कोशिश उनकी तरफ से की गई है। उसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मौत का एक ही दिन है, एक ही वक्त है। ओवैसी दुनिया में आया, ओवैसी और हम तमाम दुनिया में आए
तो हम एक ही वक्त मरेंगे, 2 वक्त नहीं मरेंगे। बोल कब मारना है, मैं तैयार हूं सीमांचल के लिए मरने के लिए। बिहार की सियासत में सीमांचल की लड़ाई बेहद अहम हो गई है और सीमांचल के इस रण में ओवैसी का किरदार भी अहम है, क्योंकि 5 साल पहले जब ओवैसी आए थे तब उन्होंने 5 सीटों पर जीत हासिल कर सबको हैरान परेशान कर दिया था और एक बार फिर ओवैसी सीमांचल में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमको यकीन है कि इंशाल्लाह पहले से बेहतर नतीजा आएगा, पहले से ज्यादा हमारे एमएलए मुंतखब होंगे इंशाल्लाह। सीमांचल में अमित शाह भी आए पूर्णिया, उन्होंने कहा कि घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है और हम बाहर करेंगे। अरे मुद्दा है तो गृह मंत्री आप हैं, प्रधानमंत्री मोदी है, नीतीश कुमार की 20 साल से सरकार यहाँ पर है, तो फिर घुसपैठी कैसा आ रहा है? यह तो आपका निकम्मापन है। ओवैसी पहले से भी ज्यादा एक्टिव हो गए। अज़दुद्दीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए और महागठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि सीमांचल के इलाके में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। सीमांचल में बिहार के 4 जिले शामिल हैं: किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। ये चारों बंगाल की सीमा से सटे हैं। इन 4 जिलों में विधानसभा की 24 सीटें हैं। बिहार की आबादी में कुल 18% मुसलमान हैं। सीमांचल के इलाके में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं और ओवैसी इसी कोशिश में है कि उनकी गेंद फिट हो जाए और मुस्लिम वोट किसी भी तरह उनकी तरफ आ जाए। हमको चरमपंथी कहना ये इनकी मानसिकता को बताता है कि यहाँ पर जिसके चेहरे पर टोपी दाढ़ी है सर पे, वो चरमपंथी है, तो इनका जहर सामने आ गया। एमवाई समीकरण को लेकर भी आपका भाषण मैंने सुना, कई बार आपने कहा ये मल्लाह यादव है, अब मुस्लिम यादव नहीं है। नहीं, मल्लाह 3.5% हैं। उनके नेता ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, उनको क्या लॉलीपॉप देंगे आप? बिहार में अज़दुद्दीन ओवैसी, तेजस्वी यादव और एनडीए के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और सीमांचल वो इलाका है जो बिहार की सत्ता तय करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। यहाँ आरजेडी और कांग्रेस के बाद ओवैसी की एंट्री ने मुस्लिम वोटरों में बिखराव का काम किया है, क्योंकि यहाँ के मुसलमान आरजेडी के पारंपरिक वोटर रहे हैं और अब ओवैसी दरी बिछाने के नाम पर इन्हें साध रहे हैं। 36% टिकट देते हैं उनको आप, ये क्या है? ये सामाजिक न्याय है? बताइए आप, ये सवाल है हमारा। एमवाई अब मुस्लिम यादव आप कह रहे हैं उसमें सेंध लग गई है और ओवैसी साहब। एमवाई का सवाल ये है कि एम खाली वोट डालने का काम करता, जब एम वोट लेकर नेता बन रहा है तो ओवैसी बी टीम है। जब तक बंधुआ मजदूर थे बहुत अच्छे थे, जब हमने जंजीरें तोड़ दिए, कहा कि हम हिस्सेदारी और करेंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम नेता बनेंगे और आज़ाद लीडरशिप को बनाएंगे सीमांचल के लिए, तो गाली दे रहे हैं। ओवैसी के मैदान में उतरने भर से आरजेडी को पिछले चुनाव में भारी नुकसान हुआ था। 2020 में सीमांचल की 24 सीटों के वोट बिखर गए। बीजेपी को 8 सीटें मिली, जेडीयू को 4 सीटें, कांग्रेस को 5 सीट, आरजेडी को 1 सीट और ओवैसी को 5 सीट, जबकि सीपीआईएमएल को 1 सीट। और इस बार भी ओवैसी भारी समर्थन की उम्मीद जता रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार उन पर निशाना साधते हुए सीमांचल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सीमांचल जिंदाबाद, आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए। पटना से होता हुआ, दिल्ली होता हुआ, वहां तक भी जहां तक पहुंचाना है कि कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। वहीं एनडीए भी ओवैसी पर निशाना साध रही है और मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। बार बार सीमांचल में घुसपैठिए के नैरेटिव को सेट करने में लगी। घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे।
वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने, मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। सभी पार्टियों ने सीमांचल के रण में अपनी ताकत झोंक दी, क्योंकि यहीं से सत्ता का रास्ता तय हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, प्रचार थम चुका है। जितने बार जनता के बीच नेताओं को जाना था वो जा चुके हैं, बातें कर चुके हैं, वादे कर चुके हैं। जनता ने उनकी बहुत सुन ली है और अब वक्त आ गया है कि जनता अपना फैसला सुनाए। और ऐसे में क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। 11 तारीख को भी उम्मीद यही है कि जिस तरह से पहले चरण में धुआंधार वोटिंग हुई है, उसी तरह से 11 तारीख को दूसरे चरण में धुआंधार वोटिंग हो। बिहार की जनता अपना भविष्य, उज्जवल भविष्य तय करेगी। 14 तारीख को नतीजे आएंगे और 11 तारीख को भी बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट लेकर बिहार से ही। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।